So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. So जैसा कि आप समझ ही गए होंगे ये पर्टिकुलर स्लाइड देख के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी के सारे टॉपिक्स को आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक्सक्लूसिवली ओनली ऑन हिस्ट्री विद मी। इससे पहले वाले लेक्चर में यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी में हमेशा हर वीडियोस की तरह दो वीडियोस आ रही है कहीं ना कहीं हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। जैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन बिजनेस पॉलिसी हो गया, सो एक वीडियो होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा लिखवाऊंगा प्रॉपरली कि दीज आर द क्वेश्चंस एंड देन आई विल गिव यू प्रिपरेशन टिप्स इज वेल, किस तरीके से तैयार करना है, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और एक वीडियो होगी सेपरेट वीडियो जैसे कि ये है, जहाँ पर सारे एक्सप्लेन किए जाएंगे टॉपिक्स थ्रू आउट जो भी उसमें बताए गए हैं, जो कि आपको पूरी क्लैरिटी दे देंगे रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑल्सो। सो विदाउट एनी डिले, और these PDFs also ये आपको अवेलेबल हो जाएंगी आफ्टर मे बी 7 or 8 days आफ्टर once a video is uploaded, and these are exclusively made for you इन अ वे कि आपको क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझ में आए। विजुअली भी इसको मैं अपीलिंग बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको चीज़ें बोर ना हो और आप आसानी से समझ सको। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन बिजनेस पॉलिसी के सारे लेक्चर्स कहीं ना कहीं। So before we move, ahead and we talk about different topics in this particular subject or syllabus, let's first talk about, about business policy. जब हम सब्जेक्ट का नाम पढ़ते हैं itself, उसका सेकंड पार्ट यही है, strategic management and business policy. So it is really very important to understand the concept of business policy. Now, business policy serves as a structured framework guiding decision making and aligning operational activities with the strategic goals across an organization. अगर नहीं समझ में आया है, let me explain it to you. Basically, business policy एक business को direction देने का काम करती है। ये डायरेक्शन देने का काम करती है इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए कंपनी में, और एम्प्लॉयज़ को कहीं ना कहीं गाइड करने का काम करती है। एंड दैट इज व्हाई इट इज रिटन हियर कि इट सर्व्स एज अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क जो कि गाइड करती है एम्प्लॉयज़ को कि उन्हें किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करनी है, किस तरीके से उन्हें काम करना है अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन, किस फीडबैक के लिए उन्हें कहाँ पर जाना है, क्या अथॉरिटी फॉलो करनी है, क्या रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट रिटन हियर। it refers to the guidelines or principles adopted by an organization। जो भी guidelines हैं, जो भी principles हैं जो कि organization follow करती है या adopt करती है in order to achieve its goals, in order to manage its operation, that is what business policy is। We'll take couple of minutes here in order to understand this ताकि आगे के लिए जो base है वो हमारा strong हो जाए। So I hope this is clear to you। Again I am saying business policy कुछ भी नहीं है। it basically these are the guidelines, these are the principles जो कि organization adopt करती हैं, which can be different for each for different organization it can be different। why they follow certain guidelines in order to create that level of framework जो कि employees follow कर सके, in order to help employees कि वो decision making ले सके, or basically it sets a direction for decision making and guides employees at all levels। That is what the sum up is, I would say। Now you would definitely say this कि भाई how this is helpful in decision making। ऑफ कोर्स जो लीडर्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं, उनको एक क्लियर फ्रेमवर्क ही दे देता है कि उन्हें किस तरीके से डिसीजंस लेने हैं, and that are aligned with the company's goals। For example, let me give you an example to have this clear। let's say if a company's business policy, let's suppose, focuses on customer satisfaction more। कंपनी की लेट्स सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और वो कंपनी इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है कि आपको एट द एंड ऑफ द डे वॉट एवर यू आर डूइंग थ्रू इट यू हैव टू अचीव और focus on customer satisfaction, then every department will align their actions to ensure this high customer service।
सो डेफिनेटली इसने एक डायरेक्शन दे दिया हर डिपार्टमेंट के लिए कि वॉट एवर यू आर डूइंग कीपिंग इन माइंड दिस वैल्यू जो कंपनी मानती है, दिस पॉलिसी जो कंपनी की है कि यू हैव टू at all point of time you have to keep this in mind that we have to work on customer satisfaction. That's what the company's motto is, I would say. So definitely कंपनी की पॉलिसी में जब ये चीज़ें क्लियर होंगी बिजनेस पॉलिसी में, तो एक फ्रेमवर्क मिलेगा, एक आसानी मिलेगी डिसीजंस लेने में लीडर्स और मैनेजर्स को, इवन एम्प्लॉयज को. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि बिजनेस पॉलिसीज दे आर क्वाइट फ्लेक्सिबल, बट दे हैव अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच. So they can be broad, which basically कहने का मतलब कि they'll cover the overall goals, or they can be specific also, which are focused on operational issues. So उनको बनाया जाता है, formulate किया जाता है on the basis of different things, different factors, I would say. It can be market trends, it can be competitor, it can be customer need. उसी हिसाब से कहीं ना कहीं business policies को formulate किया जाता है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू जो मैं कहना चाह रहा हूँ. सो वही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं हम बिजनेस पॉलिसी की इन डिसीजन मेकिंग. सो पहला यही है कि इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन. दूसरा, इट इंश्योर्स कंसिस्टेंसी, एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी. ऐसा नहीं कि एक डिपार्टमेंट कुछ और कर रहा है, दूसरा कुछ और कर रहा है. ऐसा नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में. एवरीथिंग इज क्लियर, यू हैव टू फॉलो things in a certain way only. And this uniformity, this makes sure कि सब कुछ smooth manner में हो, promoting that fairness and equality. Third, it also enhances efficiency. It speeds up the decision making, with predefined rules. You don't have to create this mess at all point of time कि अगर आपको feedback चाहिए, you are going where you have to go, you don't know. No, according to the policy you have to report to your manager, so you'll ask with your manager. With these predefined rules, everything is clear, reducing the time which you are spending on deliberations, and therefore it is enhancing the efficiency also. रिस्क मैनेजमेंट के लिए सही है. प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर्ड सोल्यूशन टू एड्रेस अनसर्टेनिटीज टू, आप पोटेंशियल रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो. स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के लिए अच्छा है. रेगुलेटरी कंप्लाइंस के लिए भी सही है. लीगल और एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ यू आर वर्किंग, सो इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द बिजनेस फ्रॉम लीगल इश्यूज. सो ये सारे कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस है बिजनेस पॉलिसी की इन इन बिजनेस, आई वुड से, or in decision making, I would say. Now let's talk about a little bit about its nature also. I have already told you about the flexibility part कि flexible है, but again एक structured approach होगा. So वही लिखा है, flexibility हो गया. Then एक strategic orientation है. इनको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि सपोर्ट कर सके लॉन्ग टर्म गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को. डायनामिक नेचर है. It evolves in response to changing environment, as I've told you. They are formulated also based on external factors like market trends, competition, customer needs. Comprehensive coverage है, सारे functional areas को cover करते हैं, all departments, I would say, whether it is finance, marketing, HR, operation, etc, etc. And decision oriented approach है, because policies itself serves as guidelines जो कि help करती हैं these leaders and managers in making informed decisions, and not just leaders and managers but employees too. सो आई होप आपको नेचर जो है वो बहुत ही आसान शब्दों में क्लियर है, और आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट जो टॉप पे होता है, बिल्कुल. द टॉप मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो टॉप मैनेजमेंट जो होता है, सिंपल भाषा में अभी ये समझो. टॉप मैनेजमेंट में आपके सीईओज आते हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं. CFOs, चीफ फाइनेंस ऑफिसर होते हैं. COO जो होते हैं, ये सब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो हाई लेवल पोजीशंस पे होते हैं, ये सारे आपके टॉप मैनेजमेंट में आते हैं. एंड दे आर एसेंशियल फॉर लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन. मिशन विजन की जो हम बात करते हैं, ये एम्प्लॉइज थोड़े ना कर रहे हैं, मैनेजर्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि यही लोग करते हैं ऊपर से. जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट ही लेता है. स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ओवरऑल क्रिएट करना, ये टॉप मैनेजमेंट करता है. और दे ऑल्सो मेक श्योर दैट उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो. सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टॉप मैनेजमेंट, ये तो ऊपर ऊपर से हो गया. तो सबसे पहले अगर क्लियरली मैं आपको बताऊं, सो द वेरी फर्स्ट इज दे सेट विजन एंड मिशन.
दे डिफाइन कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या होगा, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन क्या होगी. सो दे आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट, दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन कि भाई लॉन्ग टर्म विजन क्या होगा, कहाँ हम इसको लेके जाना चाह रहे हैं. So setting the vision and the mission is what one of the core responsibility of top management is. Then you also have to focus on strategies. You have to formulate strategies. मैं खुद बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो, फिर हम स्लाइड में चलेंगे. स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट करनी है आपकी, आपको डिसाइड करना है ऑन द अप्रोच फॉर ग्रोथ, किस तरीके से आप ग्रो कर पाओगे, किस तरीके से आप कंपटीशन से आगे बढ़ पाओगे, how you're making yourself unique from the competition, what is your USP, what is it that define you, that you have to formulate in strategy formulation. Then you also have to, companies nowadays they really focus on this thing कि भाई employees जो काम कर रहे हैं उनके लिए क्या काम कर रहे हो आप, you have to follow this organizational culture, एक positive create करना हो आपका, आपको एक positive work environment बनाना होगा. Then these top management they also have to make key decisions that affect the entire organization. वन एग्जाम्पल आई वुड से कि ये जो पॉलिसीज आजकल क्रिएट हो रही है, लेट्स सपोज पेंडेमिक में पूरा वर्क फ्रॉम होम हो गया था, तो अब कंपनीज क्या कर रहे हैं कि एटलीस्ट 1 डे और 2 डेज वाली पॉलिसी रख रही हैं. सो दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय टॉप मैनेजमेंट, ही डिसाइड करेगी कि अब कितने दिन किसको आना है. Ground level details, of course, managers can, decide. Leadership and motivation. So, leading the team by example and motivating employees to achieve the company's goal. That is also one of the responsibility of top management. So, what the top level management is doing for this is, something which is really significant here. So, these are all, the key responsibilities of top management. So, I'm not just going into it. मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. मे बी यूल फाइंड सम मोर पॉइंट्स हियर, सो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ रीड एंड राइट इट डाउन, मे बी पॉज राइट नाउ, और आपको PDF भी अवेलेबल हो जाएगी आफ्टर few days. So with this, now let's move on to the next slide where we're going to talk about the critical role of top management in success. So, top management, let's just sum it up. Top management is pivotal in determining an organization's trajectory through strategic decision making and inspiring leadership, ultimately driving success. Of course, you can't even think of any organization जहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो मिशन और विजन, स्पेशली इफ इट इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, यू कांट इवन थिंक कि भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट के बगैर ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क कर सकता है. Because it's really very important कि you're deciding the framework for the organization, you're deciding for the mission and vision of the organization. If you have no mission, if you have no vision, if you have no objective, if you have no goal, किस चीज़ के लिए आप काम करोगे. डायरेक्शन क्रिएट करने का काम जो करती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही क्रिएट करेगी. एक ट्रेजेक्ट्री सेट कर रही है जिस पे लोगों को काम करना है, इंस्पायर करना है लीडर्स को. अल्टीमेटली फॉर ड्राइविंग सक्सेस टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रियली सिग्निफिकेंट. Now let's talk about strategy. What are the benefits of this concept of strategy? We're also going to talk about its pitfalls. So let's talk about this. Okay. First of all, आप खुद बताओ स्ट्रेटेजी के बेनिफिट क्या होंगे. विदाउट सीइंग दीज पॉइंटर्स जो स्लाइड में लिखे हैं, आप खुद बता सकते हो. जब आप बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ चलोगे तो आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगा. आपको पता होगा कि आपको जाना कहाँ है. अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, यू डोंट हैव एनी डायरेक्शन. बट व्हेन यू हैव स्ट्रेटेजी, यू हैव अ डायरेक्शन. यू हैव डिफाइन द डायरेक्शन एट द टाइम जब आपको पता है कि आपकी स्ट्रेटेजी होगी. लाइक फॉर एग्जाम्पल, नाइकी हो गया. सो नाइकी की स्ट्रेटेजी ये है टू यूज एथलीट्स फॉर ब्रांडिंग. आपने देखा होगा उनके एडवर्टीजमेंट्स में मोस्टली आपको एथलीट्स ही दिखेंगे फॉर ब्रांडिंग, एंड दैट लेड टू ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज. एक स्पोर्ट्स की जब भी हम बात आती है तो हमें नाइकी तुरंत दिमाग में आता है. So they have this clear direction and that defines a path for growth. So that is a benefit of strategy. When you have strategy, you have a direction. Another is competitive advantage. It also differentiates you. अगर आपकी कोई strategy होगी जिसको आप follow कर रहे हो, आपका कोई direction है जिसको आप follow कर रहे हो, and therefore आपको competitive advantage भी है.
एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा, नेटफ्लिक्स को ले लो आप। सो नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग मॉडल मेड इट a लीडर ओवर केबल टीवी। सो दैट डिफरेंशिएट्स, उनकी स्ट्रेटेजी ने उन्हें डिफरेंशिएट किया है फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। देन एफिशिएंट रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, जब आप स्ट्रेटेजी के साथ काम करोगे सो यू विल आल्सो इंश्योर कि आप प्रॉपर यूज करो रिसोर्सेज का। रिस्क मैनेजमेंट, it equips businesses to handle in uncertainties, reducing potential negative impacts on operations. So basically it helps anticipate and reduce the risk also. Like for example Apple diversifying supply chains, वो supply chains को अपनी लगातार diversify कर रहा है ताकि वो depend ही ना रह सके on China. So that is the benefits of strategy. Enhanced decision making, it also established a framework for making informed choices that drive success. So I hope this is clear to you कि किस तरीके से जब हम strategy के साथ चलते हैं business में, organization में, it always works, and not just in business, लाइफ में भी जब आप स्ट्रेटेजी के साथ चलते हो तो इट ऑलवेज हेल्प्स। बट विद दिस वी ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट सम ऑफ इट्स पिटफॉल्स। So understanding the key challenges also in strategic planning, and that is what the very first आपके दिमाग में भी जो अब आएगा वो है rigidity। जब आप पूरी स्ट्रेटेजी के साथ चलते हो तो कई बार आप जब चेंजेस आ जाएंगे, और वो भी बहुत कॉमन होते हैं स्पेशली इन बिजनेस वर्ल्ड, थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, डेडलाइंस कीप्स ऑन चेंजिंग, रिक्वायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, ट्रेंड्स कीप्स ऑन चेंजिंग, एंड विद दीज चेंजेस यू हैव टू गेट अकस्टम्ड। कंपनी कई बार फेल हो जाती है टू अडेप्ट टू दीज मार्केट चेंजेस। तो इसलिए ये पहली कहीं ना कहीं पिटफॉल है स्ट्रेटेजी की, रिजिडिटी देखने को मिली है। जैसे कोडक्स जो है एक था, वो अडॉप्ट नहीं कर पाया था डिजिटल कैमरास को, सो दैट वाज इट्स फेलियर। अनदर इज इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हो सकते हैं, poor execution, can also lead to strategic failure, so that is also one of the pitfall in business strategy। unrealistic goal हो सकते हैं, और market trends को ignore कर सकते हो आप। so that is also एक poor execution का example मैं दे सकता हूँ, WeWorks जो है it failed IPO, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी की कमी थी, स्पेशली फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी उन्होंने नहीं करी, इसलिए WeWork फेल्ड हो गया था। So these are the common pitfalls in business strategy. Now let's talk about the next thing. We're going to talk about more about the strategic planning. Maybe its nature, maybe about its process and importance. So let's first talk about कि भाई strategic planning जब आप करते हो तो इसका nature क्या है या key aspects क्या है। सबसे पहले strategic planning की हम बात कर रहे हैं कि आप प्लानिंग कर रहे हो एक स्ट्रेटजीज के साथ। स्ट्रेटजी का अगर मैं आपको मतलब बताऊं विकिपीडिया का, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम ऑन माय लैपटॉप। तो स्ट्रेटजी जो है इट्स अ जनरल प्लान टू अचीव वन और मोर लॉन्ग टर्म और ओवरऑल गोल्स अंडर कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। इट्स लाइक अ जब आप गेम खेल रहे होते हो तो यू हैव टू फॉलो सर्टेन थिंग्स, आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हो कि भाई हमें इस जगह से वहां तक जाना है या इस जगह से वहां तक जाना है, तो मैं इसको मे भी मार दूंगा या ये मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा या मैं रेस जीत जाऊंगा। आप गेम में भी स्ट्रेटेजी बनाते हो। सिमिलरली जब कंपनी में कंपनीज काम करती हैं तो वो स्ट्रेटेजी बनाती हैं, प्लानिंग करती हैं कि इस तरीके से हमें ये चीजें फॉलो करनी है और हमें अपने गोल को अचीव करना है। सबसे पहला एस्पेक्ट जो होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का, ये लॉन्ग टर्म इन होता है, नेचर में होता है। यानी कि जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, तो इसका मतलब होता है कि हम एक साथ कंपनी 5 से 10 साल अगले कहाँ पे पहुंचना चाहती है, क्या करना चाहती है, वो हम डिफाइन कर लेते हैं। नहीं ना 10 साल तो 5 साल या 3 साल 2 साल तो कर ही लेते हैं। सो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होता है। It emphasizes achieving significant goals over extended time frames, so that is why it is long term in nature। ये फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, ये कहीं ना कहीं मदद करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि प्रिपेयर कर पाए फॉर अपकमिंग ट्रेंड्स। ये फ्लेक्सिबल भी होती है, प्लान्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू वॉट एवर इज चेंजिंग, क्योंकि जरूरी नहीं है भाई आज जो ट्रेंड हो रहे हो अगले साल भी वही सेम। ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, अपडेट अब टेक्नोलॉजिकल अपडेशंस हो रहे हैं कितने सारे। सो
ये फ्लेक्सिबल है. You have to, work on your plans accordingly. You have to make changes in response to these external factors. एंड देन ये डिसीजन मेकिंग टूल है कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, क्योंकि आपको मदद करता है इन मेकिंग डिसीजंस. इट गाइड्स बिजनेस ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट्स. It facilitates effective decision making, guiding organization towards a strategic goal. तो यही सब कुछ क्या आ रहा है, नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आ रहा है. सिंपल सी चीज है, लॉन्ग टर्म है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, डिसीजन ड्रिवन है, फ्लेक्सिबल है. सिंपल सी चीजें हैं, बार बार आपको वही चीजें रिमाइंड करवा रहा हूँ, वही आपको एग्जाम में लिखनी है. लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, or we are going to say strategic planning process. The very first step in strategic planning process is you have to define your goals or your objectives, or I would say you have to define what your vision is. You can write it down. Always have a copy and pen when you're listening to me. So when we talk about strategic planning process, what I've just said, the first stage is identifying objectives. So you have to basically define what is the vision, what is the mission. Like for example, Google का mission क्या है, टू ऑर्गेनाइज द वर्ड्स इंफॉर्मेशन. वो इंफॉर्मेशन पे काम कर रहा है, सो दैट इज गूगल्स मिशन, टू ऑर्गेनाइज द वर्ड्स इंफॉर्मेशन. उसको एक उसमें लाना, इंटरनेट में लेके आना, ऑर्गेनाइज करना वर्ड की इंफॉर्मेशन को. So you have to identify the objective in the first stage. Once you have identified the goals, the clear goals, you know, then you'll have to move on and do the environmental analysis. So आपको देखना होगा इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो कि आपके बिजनेस के सक्सेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं. फॉर दैट वी हैव सॉट एनालिसिस. लाइक फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स जो है वो हमेशा एनालाइज करता है क्या ट्रेंड्स है स्ट्रीम करने के before expanding globally. So that's what Netflix do. So you also have to do that. You have to analyze internal and as well as external factors. Third process is once you are done with this environmental analysis, you have to you have to formulate strategies basically. So you have to develop actionable, I would say, strategies to achieve the identified objective, and then you have to implement. एक्शन नहीं लोगे तब तक फॉर्मुलेट करने से क्या फायदा. And here you have to focus on resources, the timelines, and all of these details. And then the last is evaluation and feedback. Like Tesla jo hai, it constantly innovates, based on whatever the feedback of customer is. So you have to evaluate, you have to constantly work on the feedback and do the control part as well. Regularly you have to manage or monitor the progress, and you have to adjust strategies as needed in accordance with that. So that's a complete strategic planning process. Start from identifying the objective, then environmental analysis, then strategy formulation, strategy implementation, and then evaluation and control. That is it. Let's move आगे. What is the importance of strategic planning? क्या benefit है, क्या importance है, क्या significance है, एक ही बात है. सबसे पहला ये हेल्प करता है businesses को, companies को in enhancing the decision making. So it provides a structured approach कि business, company, organization informed business decision ले सके. It also helps businesses to minimize risk and improve performance, by aligning organization effort, leading to enhanced efficiency and productivity. Efficient resource allocation हम कह सकते हैं. Businesses को help करता है to adapt to market changes as well. Like for example, Apple का ये आपको जो switch करना दिखा होगा from Intel to its own M1 chip. So that is also that example. This strategic planning, it helps businesses to adapt to market changes. So they're all, importance of strategic planning. You can write in your own words also बहुत सारे ऐसे pointers हैं. So yeah, that's it about this slide. Now, let's talk about the interrelationship of strategy formulation and implementation. Let's try to understand the difference between them. पहले मेरी स्लाइड को भूल जाओ, मैं तो कह रहा हूँ आंखें बंद कर लो, मेरी बातें ध्यान से सुनो.
अभी जब तक मैं बोल रहा हूँ खोल लेना अभी आंखें। देखो क्या रिलेशन है फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी के बीच। सिंपल शब्दों में समझो, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने का मतलब है डिसाइडिंग व्हाट टू डू। क्या करना है आपको, आप फॉर्मुलेट कर रहे हो, दैट्स व्हाट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज। यू नो, डिसाइडिंग व्हाट टू डू इज स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, एंड पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, उसके लिए एक्शन करना। once you have decided, then you have to work, so that work is strategy implementation. I hope this is clear to you. Deciding what to do is strategy formulation. You're formulating the plan, that is a strategy formulation, but putting the plan into action, that is strategy implementation. For example, स्टारबक्स ने डिसाइड किया कि स्टारबक इज गोइंग टू एक्सपेंड इन इंडिया, दैट इज स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन. But once Starbucks launched, localized menu items in India, that, is a example of strategy implementation, actually putting the plan into action. So if a strategy is well planned but poorly executed, it will fail. So it is really very important कि planning के साथ चीजें हो और well executed हो. नोकिया के पास बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी, बट इट फेल्ड इन एग्जीक्यूशन. व्हाई? ड्यू टू सॉफ्टवेयर इश्यूज. सो इफ यू हैव, फॉर्मुलेशन पार्ट अच्छे से कर लिया आपने एंड इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में आप रह गए, सो अगेन यू आर गोइंग टू फेल. वो दोनों ही आपका बहुत अच्छा होना चाहिए. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ग्रेट, लेट्स मूव आगे. सो व्हाट आर द चैलेंजेस इन स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन? इम्प्लीमेंट करते टाइम कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे दे कैन बी सर्टन बैरियर, फ्रॉम और रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज. कई बार जब आप नई स्ट्रेटजीज लाते हो तो एक एम्प्लॉयज के अंदर रहता है, वो चेंजेस के लिए उतने कस्टम्ड नहीं होते हैं, ड्यू टू द फियर ऑफ चेंज, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में भी कुछ रेजिस्टेंस रहता है एम्प्लॉयज की तरफ से. तो दैट कैन बी वन ऑफ द की बैरियर इन स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन और वाइल इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजीज. कई बार कोऑर्डिनेशन नहीं होता, सो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, डिपार्टमेंट्स दे कैन, sometimes they are not able to collaborate effectively, and that can lead to misalignment of goal. Poor communication can also be one of the reason, while implementing strategies. If not clearly communicated, of course it will cause confusion about expectations. So these are all, really sorry, the challenges in strategy implementation. Now let's talk about environmental analysis in business. Environmental analysis का मतलब होता है जब हम बेसिकली, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, एनवायरमेंटल एनालिसिस इज क्रूशियल फॉर बिजनेस टू एक्सेस एक्सटर्नल फैक्टर. सिंपली ये समझ लो, इट इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं. वो सारे फैक्टर्स, वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स बाहरी, नॉट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन पर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, वो सारे आपके इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल फैक्टर्स में आएंगे, या कहीं ना कहीं उसी को हम इन्वायरमेंटल एनालिसिस कहते हैं, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स. जब हम स्टडी करते हैं इन एक्सटर्नल फैक्टर्स की जो कि कहीं ना कहीं बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, देन दैट इज व्हाट इन्वायरमेंटल एनालिसिस इज. सो वहीं यहाँ पर लिखा है कि एनवायरमेंटल एनालिसिस इज क्रूशियल फॉर बिजनेस टू एक्सेस एक्सटर्नल फैक्टर्स, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड recognize potential threats that may impact their operation. So what are these environmental external factors? What are these external factors basically जिनकी हमें स्टडी करनी है environmental analysis में? So they can be your economic factors, जिसमें आपके इन्फ्लेशन होता है, आपके इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं दे डेफिनेटली अफेक्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग, या ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट आल्सो इम्पैक्ट बिजनेस ऑपरेशन. तो ये सारे आपके इकोनॉमिक फैक्टर में आते हैं, जो कि आपका एक एक्सटर्नल फैक्टर है विच इज अफेक्टिंग द बिजनेस, एंड देयरफॉर दैट इज व्हाट वी डू इन एनवायरमेंटल एनालिसिस. एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. एक्सटर्नल एनवायरमेंट में पहला है इकोनॉमिक फैक्टर, अब दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स. पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स में आपके गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो सकते हैं, पॉलिसीज होती हैं, एंड दे कैन हैवली इन्फ्लुएंस बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड प्रैक्टिसेस. लाइक फॉर एग्जांपल कुछ एक लॉ होती है जीडीपीआर लॉज, सो दैट अफेक्ट्स फेसबुक्स एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू.
So that is also you have to keep in mind. Then we have technological factors. जैसे एआई रिवॉल्यूशन हुआ है जब से, उसमें बहुत इम्पैक्ट किया है जॉब्स को इन द आईटी सेक्टर, सो इट कैन बी अ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर कि किस तरीके से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज दे कैन एनहांस और डिस्टर्ब बिजनेस ऑपरेशंस एंड मार्केट डायनामिक्स. देन वी हैव कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स, लाइक आपको देखने को मिल रहा होगा बहुत कुछ सालों से लोग चिकन खाना छोड़ रहे हैं, लोग नॉनवेज खाना छोड़ रहे हैं. सो द राइज ऑफ दिस और इवन लोग वीगन हो रहे हैं, तो ये राइज जो देखने को मिल रहा है इन वीगनिज्म, दैट आल्सो लीडिंग टू मोर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट. So that is one of the example of social and cultural factors and how it is affecting the business. Competitive factors हो सकते हैं, जैसे एप्पल और सैमसंग की राइवलरी हमेशा से देखने को मिल रही है. So competitive environment से भी business को affect पड़ता है. So I hope this is clear to you. Understanding SWOT analysis for strategic success. So next topic that we are going to study is SWOT analysis. So सबसे पहले तो इट्स अ टूल जो कि कंपनी इस्तेमाल करती हैं अपने कंपनी की, क्या बोल रहा हूं मैं, SWOT analysis basically it's a tool used to access a company's strength, weakness, opportunities and threats. SWOT एनालिसिस बेसिकली एक टूल है जो कि कंपनियां इस्तेमाल करती हैं अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ समझने के लिए, वीकनेस समझने के लिए, क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज है, क्या उनके लिए थ्रेट्स हैं, इन सारी चीजों को समझने के लिए. काम की बात यह है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स कंपनी के एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेंथ नाउ. लेट्स क्विकली मूव ऑन. आई थिंक आपने ये सब पहले भी पढ़ा होगा, सो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दिस टॉपिक. और इसमें हमेशा फ्लो चार्ट बनाना है इन एग्जाम. सो स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, सो इट गिव्स यू इंटरनल एडवांटेज. You are aware what you're good at. It gives you competitive advantage also, to a business. कि, like for example, if you look at Coca-Cola, so it's strong brand recognition is there. कोई भी ड्रिंक आप देखते हो, आप बोलते हो कोका-कोला दे दो, पैप्सी दे दो. So because of its brand recognition, brand image, लोग उसको तुरंत पहचान जाते हैं, और उसको कोल्ड ड्रिंक को कोई भी कोल्ड ड्रिंक अब आ ही नहीं सकती मार्केट में, क्योंकि इनका इतना ज्यादा वो हो रखा है मार्केट में, डोमिनेंस देखने को मिल रहा है. सो दैट इज इट्स स्ट्रेंथ. व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेंथ, वी टॉक अबाउट व्हाट द कंपनी इज गुड एट. वीकनेस मीन्स इंटरनल डिसएडवांटेज, वे एरियाज बेसिकली द बॉटलनेक्स, वो एरियाज जहां पर कंपनी काम कर सकती है फॉर इम्प्रूवमेंट, जहां पर वो चेंजेस ला सकती है. देन अपॉर्चुनिटीज. अपॉर्चुनिटीज हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि मैंने आपको कहा, जहां पर हम जा सकते हैं, जहां पर हमारा ग्रोथ और सक्सेस हमें दिख रही है, दैट्स व्हाट द अपॉर्चुनिटीज. लाइक फॉर एग्जांपल Amazon के लिए अपॉर्चुनिटी होगी ग्रोइंग ई कॉमर्स. Threat can be external challenges, that could negatively impact the business performance. So basically external risk आपके लिए threats हैं, जैसे regulatory bans on TikTok in some countries. So ये कुछ example हो सकते हैं basically threat के भी. So yeah, these are the key components of SWOT analysis. Strength, weakness are internal, and opportunities and threats are external. Now let's talk about synergy. What is synergy? सिनर्जी का मतलब होता है कंबाइंड वैल्यू. सबसे पहले तो समझो क्या होता है सिनर्जी. सिनर्जी इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट. जब आप कोलैबोरेट करते हो, एक उंगली नहीं, सारी उंगलियां मिल गई, ये सारे हाथ मिल गए, देन दैट बिकम्स कोलैबोरेशन. आप मिल के आ रहे हो, कहने का मतलब समझो. सिनर्जी इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट. दैट मीन्स combined value of two or more companies is always greater than their individual value. जब लोग सिनर्जी में आ जाते हैं, जब दो और दो से ज्यादा कंपनियां मिलके काम करती हैं, तो जो कंबाइंड वैल्यू होगी वो हमेशा ज्यादा होगी देन देयर इंडिविजुअल वैल्यूज. सो दैट इज व्हाट रिटन हियर. सिनर्जी का मतलब यही होता है. इट इज तो आप देखने को मिलते हो आपको जो मर्जर हो जाते हैं कई सारे, या कंपनी एक्वायर कर लेती है एक दूसरे को, तो ये सिनर्जी है एक तरीके की. लाइक फॉर एग्जांपल हाल में ही डिज्नी और हॉटस्टार कोलैबोरेशन जो देखने को मिला, दैट इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सिनर्जी. So synergy का मतलब है combined value of two or more companies that is greater than their individual values. तो जब ये वैल्यू बढ़ाने के लिए कंपनीज आपस में मर्ज कर जाएं, कंबाइन हो जाएं, that is known as synergy. I hope synergy को क्लियर कर दिया होगा मैंने आपको. अब synergy कई तरीके की हो सकती है. अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था डिज्नी और हॉटस्टार का कोलैबोरेशन.
दोनों ही आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर सकते थे। डिज्नी अपनी रिसोर्सेज, हॉटस्टार अपनी रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आई मीन व्हाटएवर द कंटेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन हॉटस्टार, व्हाटएवर द कंटेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन डिज्नी, so they have combined, they become again Disney plus Hotstar. I think Jio bhi aa gaya hai Hotstar mein, if I'm not wrong. I don't remember. So that's a operational synergy. The second one, efficiency through shared resources. That is what operational synergy is. Then, about financial synergy, cost saving achieved through mergers or acquisition can enhance profitability. So sometimes financial synergy का मतलब होता है कि हम आपस में मिल गए, मर्ज कर लिया हमने, जैसे कि आप साइड में देख सकते होगे इमेज में, तो मर्जर्स के थ्रू हम कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। लाइक हुआ था आपका आइडिया और वोडाफोन का मर्जर हुआ था इंडिया में, सो दैट इज एग्जांपल ऑफ अ फाइनेंशियल सिनर्जी। देन मार्केट सिनर्जी की अगर हम बात करें, सो इन ऑर्डर टू एक्सपेंड द मार्केट रेंज, पार्टनरशिप्स कर लेते हैं लोग। सो दैट ऑल्सो इंक्रीजेस ब्रांड विजिबिलिटी एंड कस्टमर बेस। लाइक फॉर एग्जांपल फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया, सो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मार्केट सिनर्जी टू एक्सपेंड द मार्केट reach. Also, let's talk about a little bit about this synergy as a component of strategy. A little bit about it. Let's move on again. Synergy ensures that business strategies enhance performance by integrating strength across different areas, leading to optimized results. कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। सिनर्जी को अगर हमें स्ट्रेटेजी में समझना है, सिनर्जी इन स्ट्रेटेजी, अ गुड स्ट्रेटेजी, ध्यान से सुनना मेरी बात, अ गुड स्ट्रेटेजी एम्स टू क्रिएट सिनर्जी बाय कंबाइनिंग स्ट्रेंथ। एक अच्छी स्ट्रेटेजी जो होगी, उसका गोल, उसका एम हमेशा ये होगा कि उसे सिनर्जी क्रिएट करनी है, स्ट्रेंथ्स को, जो भी मजबूतियां हैं, उनको कंबाइन करके। इसका एक सीधा बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, गूगल्स एक्विजिशन ऑफ यूट्यूब। जब गूगल ने यूट्यूब को एक्वायर किया, तो उसकी वीडियो डोमिनेंस जो है वो और बूस्ट हो गई। So that is what is synergy in strategy. A good strategy that always aims to create synergy by combining strength. And that is one example जो आपको लिख के भी आना है example में. Google's acquisition of YouTube, it boosted its video dominance. Let's talk about the last question of or topic of this video. और उसके बाद आप जाओ बढ़िया, अपना जो भी कर रहे हो, जिम करो, जो भी कर रहे हो करो. सो लेट्स टॉक अबाउट, कमेंट करके जाना प्लीज, जरूर कमेंट जरूर होना चाहिए। इफ यू लाइक द वीडियो, आपको कमेंट करना है और भर भर के स्पैम कर दो कमेंट सेक्शन को। लेट्स टॉक अबाउट पॉटर्स 5 forces model. So this is your last slide. Understanding Potter's 5 forces framework or model. So माइकल पॉटर पूरा नाम था। तो इनकी जो 5 फोर्सेस मॉडल थी, इट डेफिनेटली हेल्प्स इन एनालाइजिंग द इंडस्ट्री कंपटीशन। तो पहले तो आप ये दिमाग में रखो, इंडस्ट्री में क्या कंपटीशन चल रहा है, उसको एनालाइज करने के लिए ये जो माइकल पॉटर लेके आए 5 फोर्सेस मॉडल, इसने बहुत हेल्प करी in order to analyze the industry competition. So the first is, out of these 5 forces framework, threat of new entrants. How easy it is for new companies to enter. For example, Tesla facing new EV startups also. So that is one of the first, first thing in Potter's 5 forces model, which definitely helps in analyzing the industry competition. कि कितनी आसानी से नई कंपनियां एंटर कर सकती हैं. So threat of new entrants. दूसरा है bargaining power of suppliers. If supplier control pricing, like for example Apple depending on chip manufacturers, so evaluating how much influence suppliers have on pricing and terms, क्योंकि वो ही affect करेगा profitability को. So that is second. Then similarly bargaining power of buyers also. If customers can demand lower prices, like for example e-commerce giving customers more power. Then threat of substitute, risk of alternative product like Netflix versus YouTube versus Disney Plus. So that is also threat of substitute. And then industry rivalry, like competition within the industry, like Pepsi versus Coca-Cola हमेशा से चलता आ रहा है. So these are the 5 forces model. These are Michael Porter's 5 forces which helps in analyzing industry competition.
So with this, thank you so much for your attention. You did a great job. और यही बोलूंगा मैं, इफ यू हैव एनी इंक्वायरीज, कुछ भी आपको पूछना है कमेंट सेक्शन में लिखो, आप टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू पूछो, इंस्टाग्राम के थ्रू पूछो, आई एम ऑलवेज देयर. And we definitely value your feedback and we look forward to connecting with you. So thank you so much. Take care. Bye bye.